नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईवीएम से सेटिंग का आरोप पर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। जी हां, ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पूर्व सीएम ईवीएम को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अविश्वास जताया था। वहीं उन्होंने कहा कि ईवीएम इस इस्तेमाल 2003 से शुरू हुआ और फिर अविश्वास सामने आने के बाद वीवीपैट लगाए गए। वीवीपैट तार से वैलेट यूनिट से कनेक्ट होती है। वीवीपैट सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के सर्वर से कनेक्ट होती है। पहले कलेक्टर कौन सी यूनिट कहां जाएगी ये तय करते हैं, लेकिन अब रेंडमाइजेशन के नाम पर सेंट्रल सर्वर होती है, जिसके लिए प्राइवेट इंजीनियर बुलाए जाते हैं। इंजीनियर लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद सिंबल लोड होते हैं। और वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी इस बात को लेकर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। क्या कांग्रेस कर्नाटक की सरकार को भंग करेगी? क्या मध्य प्रदेश में जीते सभी कांग्रेस विधायक अपने पद से इस्तीफा देंगे? लाइट हुई 7 सेकंड के लिए और दिखी पर्ची केले की, दिखी सबको, देख लिया ना। अभी ये मैंने डब्बा बंद कर दिया। लाइट बंद होने के बाद क्या होता है वो आप देखना। ये प्रोग्राम हमने मैनिपुलेशन कैसे होता है वो बनाया आपके नजर के सामने। एप्पल की पर्ची लाइट बंद होने के बाद छप गई ना, बराबर। फिर से मैं एक तरबूज को वोट देता हूं, तरबूज को दिया तो तरबूज की पर्ची छप के आपके नजर के सामने आ गई। लाइट हुआ तब भी पर्ची दिखती है। लाइट बंद होने के बाद ये डार्क ग्लास के पीछे क्या होता किसी को पता नहीं चलता। ये तरबूज की पर्ची छप गई, आप लोगों ने देख लिया, वोटर ने देख लिया, वो सेटिस्फाइड होकर चला गया कि मैंने जिसको वोट दिया उसको ही पड़ा है। अभी फिर से मैं तरबूज को वोट देता हूं, देख लेना आप। तरबूज को वोट दिया और ये मैं डब्बा बंद कर रहा हूं, बाद में आपको बता देता हूं। ये तरबूज की पर्ची लाइट चालू हुई और देखी। अभी लाइट बंद होने के बाद क्या होता है वो खेल आप देख लो। ये लाइट बंद हो गया, बाद में तरबूज का एप्पल का पर्ची छप गया। मतलब एक ही पर्ची जो कंटिन्यू 2 वोट गए, खरबूज तरबूज को और केले को, तो एक ही पर्ची आप लोगों को 2 बार दिखाई जा सकती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे मैनिपुलेशन हो रहा है। फिर से एक बार मैं आपको एक ही पार्टी को 2 वोट करके ओपन करके दिखा देता हूं। समझो मैंने तरबूज को दिया, एप्पल मैं बनाना केले को देता हूं, ये केले को दिया। लोकतंत्र बचाना है, हम सबको मिलकर बैलेट पेपर लाना है। तरबूज केला को दिया वोट, केला छप गया। अभी फिर से मैं केले को वोट आपके नजर के सामने रखता हूं, दबाता हूं बटन, तो देखना कौन सी पर्ची आती है, क्या होता है और क्या दिखता है। फिर से मैं दूसरी बार केले को वोट देता हूं। ये खेल बहुत जादुई चिराग है हमारे देश के। देखो लाइट होने के बाद केला दिखा, वही केला देखा जो पहली बार छपा था। अभी लाइट बंद हो गई, बाद में क्या होता है वो देखो। ये भारत के हिंदुस्तान के मतदाताओं को मालूम नहीं चलता, एप्पल छप गया। प्रिंट होता है और ये प्रिंट जो होता है मतलब इसके अंदर जो पर्ची दिखती है वो रजिस्टर्ड होती है। मतलब इसके अंदर जो छपेगा वही रजिस्टर्ड होता है। आपने क्या दबाया, क्या देखा वो देख भी लेते हैं, लेकिन बाद में भी मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है ये हमने बताया। तो आप में से कोई भी एक महानुभाव यहाँ वोट डालने आ सकते हैं, कोई भी पत्रकार भी आ सकता है, लेकिन एकदम धीरे से दबाना है। 3 सिंबल है, केला पे 4 डाले, 1 तरबूज पे डाले और 5 सेव पे डाले। अभी हम खोल के बताते हैं। ये एप्पल 1 2 3 4 5 केला 6 7 8 9 10। अभी मैं आपको खुला रख के बताता हूँ सब। ये केले को 2-3 वोट यहाँ मिले, यहाँ दिए 4, सेव को दिए 5 वोट और 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। और ये खरबूज को दिया, तरबूज को दिया 1 वोट तो 1 आया। मतलब इधर के वोट इधर चले गए, केले के वोट चले गए एप्पल में। अभी मैं ये जुगाड़ आपको खुला रख के बताता हूँ।
खुला रख के बताता हूँ, आप सबको पता चले कि जून 2017 के पहले वीवीपीएटी का जो ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट था, और हमें जब पता चला जून 2017 में, बाद में डार्क कलर का ग्लास मिरर जो ये साइड पे है वो ऐसा ग्लास कर दिया, जिसमें ऐसा ग्लास है ऐसा कर दिया है लोगों ने, और ये साहब ने सब दिग्विजय सिंह साहब ने सब बता दिया टेक्निकलिटी। फिर से मैं 5-10 सेकंड में बता देता हूँ। ये कंट्रोल यूनिट समझ लो, ये ईवीएम और ये वीवीपीएटी, यहाँ से जब वॉट दबाते हैं तब इसके अंदर सिग्नल, इसका सिग्नल जाता है और पर्ची छपती है, और जो पर्ची छपती है वही रजिस्टर्ड होती है, और जब कंट्रोल पैनल से रिजल्ट निकालते हैं तो रजिस्टर्ड हुई पर्ची का रिजल्ट आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ जो छपी ज्यादा छपती है एप्पल की, दबाया कम फिर भी ज्यादा छपती है, वही ये कंट्रोल पैनल दिखाएगा और वही रिजल्ट आएगा। तो हम खुला करके आपको ये सब बताते थे। मैं आपके नजर के सामने वॉट डाल रहा हूं, समझो पहले मैंने दबाया एप्पल, आपके नजर के सामने लाइट होता है 7 सेकंड के लिए, वाटर सिर्फ लाइट देख के अपनी पर्ची देख के चला जाता है, ये 7 सेकंड तक लाइट चालू रहता है। तो 1 वॉट मैंने एप्पल को दिया, वो एप्पल को गया। यदि कोई दूसरा आएगा दूसरा वॉट देगा, तीसरा आएगा तीसरा देगा, और ज्यादातर फैमिली दोस्त लोग साथ में जाते हैं तो कंटिन्यूटी ज्यादा रहती वॉट में। समझो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वॉट देने गया तो कोई एक पार्टी को ज्यादातर देते हैं। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया, जब कंटिन्यूटी होती है तब वॉटों में मैनिपुलेशन हो सकता है, और दिन में 1 घंटा इसके अंदर टाइमर लगा हुआ रहता है वीवीपैट के प्रोग्राम में। तारीख और टाइमर, तारीख चुनाव की निश्चित होती है, 25 दिसंबर को चुनाव है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, तो वो तारीख के मुताबिक जब सिंबल लोड करते हैं वो टाइम पे प्रोग्राम अंदर फिक्स करके हम डाल सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटा डिसऑनर मोड में मैनिपुलेशन करना है पूरे वीवीपीएटी को। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 1 घंटा कैसे कर सकते हैं, उससे 4 से 5% वोट इधर से उधर हो जाते हैं, और 40 से 50 सीटें, 40 से 50% इधर से उधर हो जाता है, जैसा अभी चुनाव में हुआ। अभी एप्पल का 1 वोट दिया मैंने, आप लिखना भैया। हाँ सेव, एप्पल मतलब सेव। अभी मैं दूसरा केले को वोट देता हूँ, केला आपके नजर के सामने केले की पर्ची आई, देख लिया सब देख लो, ये केले की पर्ची आई, ये मैंने बंद कर दिया डब्बा। ये लाइट के होने के बाद दिखेगी, लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ से डालना है, झुक के कर लिया, नहीं वहाँ देखना पड़ेगा उसको, यहाँ यहाँ देखेंगे ना आपको। अभी इसमें जो 3 सिंबल है ना, इसमें से धीरे से किसी एक जिसको भी सिंबल आपको को दबा दीजिए। थोड़ा साइड में जाइए। यस, अभी आप यहाँ आ जाइए, देख लीजिए कौन सा सिंबल है। एप्पल दबाया, एक बंदा लिखे भी इसको एप्पल 1 वोट, ये आप देख लीजिए एप्पल का पर्ची आपके सामने आ गया, देख लिया सबने, मीडिया मित्रों ने। रुकिए। हाँ, तो ये 7 सेकंड का खेल, बंद हो जाएगा लाइट, देख लीजिए फिर से एप्पल। अभी एक दूसरी बहना, लाडली बहना, यहाँ कोई भी सिंबल पे आप वोट डालो, बनाना, तरबूज, वाटरमेलन, बस। अभी आप देख लो आपका पर्ची कौन सा आया, जोर से बोलिए। बनाना। देख लीजिए ये बनाना पर्ची आ गया, साइड में आ जाइए मैडम। वाटर को वोट देख के चला जाना होता है, बाद में दूसरा वाटर आता है, तो वो वोट देता है, बाद में तीसरा, ऐसे 7 सेकंड का टाइम हमने दिया है। अब तीसरा वाटर आ सकता है यहाँ, और यहाँ 3 सिंबल में से किसी एक सिंबल को आप धीरे से दबाइए, ये है नहीं, यहाँ है सिंबल, हाँ एप्पल दबाया है, और देख लीजिए आपको क्या देखा, एप्पल दबाया, ये देख लो एप्पल को बूट दिया है, एप्पल आ गया। हमें लड़ाई तो लड़नी है, क्योंकि ये फासिस्ट डिक्टेटरशिप की तरफ हम इस देश को नहीं जाने देंगे। ये नैरेटिव पहले बनाते हैं, नैरेटिव हमारे यहाँ क्या बना, 2019 में क्या बना, पुलवामा, जबकि मोदी जी ने कहा कि पुलवामा के शहीदों के लिए बटन दबाओ फूल पे, कहा था नहीं कहा था। हमारे मामा ने क्या कहा था, अरे लाडली बहनों के मत के लिए आप वोट दो भाजपा को, कहा था नहीं कहा था।
और अब क्या कह रहे हैं? रामलला आए। अब बात ये नैरेटिव बनेगा और लोग बात समझे हाँ साहब। अब मध्य प्रदेश के अंदर सारे सर्वे कह रहे हैं, आप लोग सब आके कह रहे हैं साहब कांग्रेस सरकार, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन भाजपा को इतिहास में इतनी सीटें नहीं मिली जितनी इस बार मिल गई। अब आप बताओ हम लोग क्या करें, कैसे लड़े? आप लोग भी, मुझे उम्मीद नहीं है कि आपकी चैनल आपको मौका देंगे दिखाने का, लेकिन मेरा फर्ज है दिखाना, और ये हम पूरे प्रदेश में नहीं देश में दिखाएंगे। सर ये जो साथियों, ये हमारा लक्ष्य है। हमें ईवीएम के वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। हमें माननीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। केवल अब माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे पास है, और इसमें जो हमारे सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड IAS अफसर देवासहायन जी, उन्होंने प्रशांत भूषण जी के जो ADR का जो पिटीशन है उसमें इंटरवीनर में उन्होंने अपना दे दिया, और 31 जनवरी को उसकी पेशी है। हम तो उम्मीद करेंगे और हम तो मांग करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं खुले रूप से मांग करता हूं, इसको आप गंभीरता से लीजिए और सिंगल बेंच से हटाकर आपको इसमें फुल बेंच में इस केस को लेना चाहिए, और फुल बेंच के माध्यम से ही इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए आप डे टू डे हियरिंग करिए, क्योंकि चुनाव आयोग आपको गुमराह करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में डालेगा, जबकि उनके पास खुद के पास टेक्निकल टीम नहीं, उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। क्या? और फिर वो कोशिश करके करेंगे, भाजपा के मोदी जी कोशिश करेंगे कि सरकार के टेक्नोलॉजिकल जो लोग हों उनसे आप जांच करा लीजिए। हमें उन पर भी भरोसा नहीं है, हमको किसी भरोसा नहीं है, हमको तो केवल अपने पर भरोसा है। हमको तो वीवीपैट स्लिप अपने हाथ में दे दो। हम तो चाहेंगे बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर ना करके आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है मोदी जी, माननीय चुनाव आयोग, माननीय देश के प्रबुद्ध नागरिक, अगर ईवीएम से आपको इतना ही प्रेम है तो इसको रखिए। आप तो हमें डब्बे में, सील डब्बे में हाथ वोट डालने के बजाय हमें हाथ में दे दीजिए, हम वहां से उठा के फोल्ड करके और सबके सामने वीवीपैट की वो स्लिप जो है हम मतपेटी में डाल देंगे। जी, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार, देखो बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना हैकिंग की है, और हम लोगों ने कहा सोच विचार ही दूसरे किस्म का है। ईवीएम मशीन लाए गए थे टेक्नोलॉजी के रूप में, राजीव गांधी जी बहुत टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, ईवीएम मशीन लाई गई। लेकिन वो ओरिजिनल ईवीएम मशीन वो सब लाई गया कैलकुलेटर विद रिसीट नहीं थी उसके अंदर, विद कैलकुलेटर। आपने बटन दबाया और काउंट होते चले गए, और नतीजा आ गया, उसमें सिंबल नहीं लोड होता था। कैंडिडेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 तक, तो उसमें एक नंबर पे कैंडिडेट को इतना, इसको 2 पे और 16 पे इतना, ये पूरा आ जाता था। वीवीपैट आने के बाद ये अब इसमें हैकिंग रोकने के बजाय हैकिंग और आसान हो गई। जो मैं कह रहा था आपसे, ये ईवीएम मशीन में वो वोट नहीं छपता है, केवल दिखता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, डाला है नहीं डाला हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे अविश्वास, आप लोगों के मन में अविश्वास आए ना, मेरे मन में तो अविश्वास 2003 से है और आज भी है। अब हमारी मांग क्या है? हमने सारे प्रश्न, आपको जवाब नहीं देना मत दो,
आप सोच सकते हैं कि माननीय चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम करता है, करने की उससे उम्मीद है। शेषन साहब का जमाना भी मैंने देखा, मैं मुख्यमंत्री था, हम लोग डरते थे इस मामले में कि शेषन साहब कुछ निर्देश ऐसा ना दे दें। अब हालत ये हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहे कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है। दबाव में है, डरे हुए हैं। और सिविल सोसाइटी के लगभग 160 रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया 2 मई 2022 को कि हमें आप माननीय चुनाव आयोग जी हमारे ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। उत्तर देना तो छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं किया उन्होंने, पावती भी नहीं दी। उसके बाद उन्होंने दूसरा रिमाइंडर दिया, उसकी भी कोई पावती नहीं। उन्होंने एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी मीटिंग बुलाई, हम लोग गए उसमें। अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूं आप भी भरोसा नहीं करते, मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन नकलता मेरी बात सही है। और वही हुआ, मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। अब हम लोगों ने जो इंडिया अलायंस पार्टनर्स की 24 पॉलिटिकल पार्टी ने उन प्रश्नों के आधार पर मेमोरेंडम देकर मांग की कि आप हमें मिलने का समय दे दीजिए माननीय चुनाव आयोग जी। 6 महीने से हम लोग कोशिश में, 6 महीने ज्यादा हो गए, माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या ये निष्पक्षता है? मेरा एक खुला आरोप है चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। मेरा आरोप है उन पर, जो पर मुझ कार्रवाई करना कर लीजिए मुझ पर। मैं आपसे यही कहना आया हूं कि हमारी मांग अब क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपको डालना डालिए, हमें कुछ नहीं पूछना आपसे। हमें, मेरा हक है कि जहां मैं चाहता हूं वहां वोट मैं डालूं और उस वोट की गिनती हो। ये एक मतदाता के अधिकार का मैं अपना प्रयोग करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा, मैं तो खुद की बात कर रहा हूं। ये मेरा अधिकार है और इस मामले में लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रशांत भूषण जी ने एक जो एडीआर है इनका, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जो लड़ाई लड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिहाफ पर उन्होंने मांग की कि इसमें 100% वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग होना चाहिए। लेकिन वीवीपैट स्लिप और कंट्रोल यूनिट का फिगर जिसमें आपने इसमें भी देख लिया, दोनों एक है। जितना वोट यहां दल दिखेगा वहां वो बताएगा, छपेगा वो नहीं बताएगा, जो दिखेगा वो काउंट करेगा। तो अब वो बात वही है, माफ करें, जो छपेगा वो काउंट होगा। जैसे अभी आपने जोर से दबा दिया तो 2-3 एक्स्ट्रा डल गए, तो शक था ना कि साहब वोट डले 10 और ज्यादा कैसे हो गए। वो हमारे पीसी शर्मा जी ने गुस्सा में है तो उन्होंने जोर से दबा दिया तो वो 2-3 वोट इकट्ठे गिर गए। बात वही है, ये केवल इसलिए हम आपके सामने लाए हैं कि जो दिखता है वो छपता नहीं है। इसलिए हमारी मांग है
कि हम जब बटन दबाएं तो हमारे हाथ में दे दो और हम मतपेटी में डाल देंगे और उसकी गिनती कर लो। बेल्जियम का जो प्रोसीजर है वो भी मैंने मेरे मोबाइल पे अपने ट्विटर पे फेसबुक पे डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। वो भी बड़ा सिंपल है। उनके वोटर कार्ड जो है वो उसमें स्लॉट में डालते हैं, उस वोटर का नाम और पूरा डिटेल आ जाता है और वहां वो उसको एक दूसरा कार्ड दिया जाता है जो वो स्क्रीन के सामने जाके उसमें वोटर कार्ड लगाता है। स्क्रीन पे ऑप्शन आ जाते हैं किसको वोट डालना है। 5 साल के देश में किसकी सरकार रहे, यदि 24 घंटे भी आपके लिए बहुत ज्यादा हो गए क्या? अरे अमेरिका में तो 1.5 महीना लगा है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज को राती जगह कराते हैं स्ट्रांग रूम के सामने 1 महीने तक, उसके बजाय 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का राती जगह करा लीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन काउंटिंग पूरे एक मत का होना चाहिए। इसमें हमारी मांग जो है हमारे संविधान के अनुसार है और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फर्ज बनता है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। शपथ उन्होंने ली है संविधान की कि हमारे अधिकार का वो संरक्षण करें। नहीं तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र अगर इसी पे हुआ तो 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारतीय संविधान नहीं रहेगा। मैं इसको दावे के साथ आज करता हूं। धन्यवाद। इसलिए क्योंकि अगर ये सब जगह इस तरह का खेल कर लेंगे तो फिर लोगों के मन में अविश्वास और जल्दी पैदा हो जाएगा। इसलिए बहुत सेलेक्टिव ढंग से ये लोग करते हैं। जहां कांग्रेस, जहां भाजपा का इंटरेस्ट नहीं है वो पंजाब में नहीं करेंगे, तमिलनाडु में नहीं करेंगे, केरला में नहीं करेंगे। जहां उनके जो जनता के सामने भाई भाजपा कहीं है ही नहीं, वहां क्यों करेंगे? पोल खुल जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं, सेफोलॉजिस्ट जो हैं वोट स्विंग की बात करते हैं। 2009, 2014 और 2019 भाजपा का वोट में जो स्विंग हुआ है 15% से ज्यादा स्विंग हुआ। 2-4% का स्विंग तो सामान्य हम मानते हैं, 10% तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 25 और 30% स्विंग कभी हुआ है चुनाव में? ये असंभव है। इसलिए ये चुने हुए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी 230 सीटों पे नहीं किया इन्होंने, लगभग 120 और 130 सीटों पर इन्होंने किया है और 10% का स्विंग किया है। और 10% का स्विंग इंडिया टुडे ने भी बताया कि साहब लाडली बहना का 10% का स्विंग था। तो इसलिए कुछ सीटों में हम लोग 30,000 40,000 से जीत रहे हैं और कुछ सीटों में हम लोग 60,000 से हार रहे, 70,000 से हार रहे, 1 लाख से हार रहे। तो बात वही है साथियों, आज हमारी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान के लिए है और इसमें आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। अभी मेरे मित्र ने पूछा कांग्रेस आपके साथ है? जी हाँ है। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? या आपकी कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ
नहीं था, ईवीएम नहीं थी कर्नाटक में, काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? और इसलिए मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, वो समझ में आ रहा है। आप आतंकवादियों को भाई साहब और जी कह रहे हो, घातक भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप तो भारत की न्यायपालिका, भारत की निर्वाचन एजेंसी, सबको ही बदनाम कर रहे हो, सीबीआई, सभी कोई भारत के लोकतंत्र को एक तरह से नए सिरे से आप खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए फिर कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर भारत के लोकतंत्र को और भारत के निर्वाचन आयोग को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग से आग्रह है मेरा कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। भोपाल से खबर है जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बड़ा बयान दिया। B9 बंगला स्वर्गीय जमुना देवी के नाम से रहा है। वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। मेरा भी उस बंगले पर बचपन बीता है। उस बंगले से भाई स्वर्गीय जमुना देवी जी ने आम व्यक्ति और सभी समाज के लोगों की सेवा की और भावनात्मक भी जुड़ाव है। आपने B9 बंगले के लिए चिट्ठी लिखी है सीएम साहब को। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अब चूंकि B9 स्वर्गीय जमुना देवी जी उनके नाम से थी, वहाँ पे रही है, उप मुख्यमंत्री भी रही, नेता प्रतिपक्ष ने, मेरा भी काफ़ी समय बीता, उस बचपन बीता। और जमुना देवी जी ने उस बंगले के वहाँ से पूरे प्रदेश के एक आम व्यक्ति, गरीब हो चाहे सभी समाज के लोगों की सेवा की है, तो एक भावनात्मक जुड़ाव है। अब चूंकि काफ़ी समय से खाली है, नंद कुमार सिंह जी चौहान जी के समय से, तो अब इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है, तो भावनाओं को देखते हुए विचार करेंगे। लेकिन वो बंगला तो शिवराज जी के नाम अलॉट कर दिया गया। देखिए, वो इतने समय से पड़ोसी रहे हैं शिवराज सिंह जी B8 में, तो अभी तक तो मुझे यही जानकारी है कि B8 उनका नाम अलॉट है। B9 को विलोपित कर दिया गया, दोनों को मिला दिया है। अब ये तो सरकार बताएगी, अगर विलोपित किया है तो स्पष्ट करें। सर, पश्चिम बंगाल के जो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जबलपुर में मंगलवार को नर्मदा परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में जबलपुर से 26 परिक्रमावासी नर्मदा यात्रा के लिए निकले। पर्यटन विभाग द्वारा किफायती दामों पर इस यात्रा का शुभारंभ कर नर्मदा की परिक्रमा करने वालों के लिए एक सौगात दी है। जबलपुर में शुरू हुई नर्मदा परिक्रमा यात्रा तकरीबन 3400 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। 14 दिन और 15 रातें का पैकेज पर्यटन विभाग द्वारा दिया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा नर्मदा यात्रा के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जबलपुर से शुरू हुई नर्मदा यात्रा परिक्रमा करते हुए गुजरात में समाप्त होगी। जूते आपके हैं? तुम्हारा बाइक का है? ये बोली हो गया। आदि
पीछे पीछे पीछे। शाम को पहुंचना है, सुबह निकलना है, तो आप लोगों को सबको परिक्रमावासियों को ध्यान रखना है। दोपहर का शरीर में रोग नहीं हुए, तकलीफ नहीं हुए, भजन में मन लगे। और 12 वर्ष पहले जब हम ऐसे लगता था कि एक नर्मदा परिक्रमा और कर ले तुरंत 15 दिन के बाद, इतना सुंदर लगता है। मन और तन भगवान की शक्ति, मां नर्मदा की शक्ति होती है। तो गपाष्टक नहीं करें, उसकी जगह रुद्राष्टक। तो पर्यटन विभाग फल फूल की व्यवस्था करेगा और हमारे साथ भी कुछ बना के रखा गया है, वो लेंगे, चाय पानी काफी फल इत्यादि लेंगे। और इस प्रकार से आप लोग, मां नर्मदा से प्रार्थना है, आप जिस संकल्प से जो हो, मां नर्मदा जागृत है। 20 साल से हम नर्मदा जी के संरक्षण में कहें, उनके तट पर कहें रह रहे हैं और रहते रहे। और अगर कोई नर्मदा जी को लेके अभिमान करेगा पैसे का, पावर का, तो उसको पटकनी भी मिलती है। दोनों सकाम होंगे तो कामना पूर्ण होगी और निष्काम होंगे तो मां का अनुभव होगा। बस ये 2 ही काम है नर्मदा की परिक्रमा का। तो ये आप लोगों के लिए सजेशन है। बाकी जो है आश्रम से सालों से जुड़े हुए हैं और वो स्वयं उपस्थित हैं, बोले हम बीच बीच में भी आएंगे और समापन पर भी आएंगे। अधिकारी भी सब उनके, हमारे पटेल जी जो शुरू से हमारे संपर्क में रहे, सारी कई बार मीटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। मैं चाहूंगा कुछ विनोद जी भी अपने 2 शब्द व्यक्त करें। आशीर्वाद हमसे बना रहे, नर्मदा जी आपको आगे बढ़ावे, भगवती आपकी सब कामना पूरी करे। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम देश भर के श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराता है कि अगर कोई नर्मदा जी की परिक्रमा पर जाना चाहता है तो व्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से और कम से कम खर्च में लोग मां नर्मदा की परिक्रमा कर सकें, इस बात का इंतजाम पर्यटन निगम ने किया है। मैं जब पर्यटन निगम का अध्यक्ष बना 2 वर्ष पूर्व, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भैया नर्मदा परिक्रमा, लोगों को जानकारी नहीं होती कि परिक्रमा होगी कैसे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या मार्ग होगा। और तब मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे रूट को एक बार देखा जाए और उसके बाद तय किया जाए कि कैसे हम लोगों को परिक्रमा करा सकते हैं। और बहुत सस्ते तरीके में, बहुत कम पैसों में हमने लोगों को परिक्रमा कराना शुरू किया। और आज हमारा सौभाग्य है कि स्वामी गिरीशानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी और ऐसे बड़े बड़े संत, उनके नेतृत्व में आज लोग मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की सेवाएं लेते हुए और नर्मदा की परिक्रमा यात्रा पर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये निगम के लिए भी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और साथ में हमारे जो सहयोगी निगम के कर्मचारी इस काम में लगे हैं उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। और एक और ये मार्ग है, आपके माध्यम से मैं अधिकतम लोगों को जो जाना चाहते हैं पर जिनको इस चीज़ों की जानकारी नहीं होती, वो पर्यटन निगम से संपर्क करके और अपनी यात्रा को सुखद तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। कितने लोग जा रहे हैं, इसकी आगे क्या तैयारी रहेगी, आगे भी ले जाएंगे? अभी तो लगभग
26 लोग आज की इस परिक्रमा में जा रहे हैं और उन्हीं के शिष्य हैं, उनका पूरा शिष्य परिवार है और सभी वरिष्ठ संत हैं। ये यात्रा 17 दिन की होगी। उनने 2 दिन ज़्यादा लिए हैं, 2 रात कहीं उनका विशेष रूप से रुकना है ओंकारेश्वर में और महाकाल में, पर वैसे यात्रा 14 रात की और 15 दिन की होती है जो हमने डिजाइन की है, पर उनने 2-3 दिन ज़्यादा अपना समय लिया है और उस हिसाब से वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। जय श्री राम, जय मां नर्मदे। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। हम 4 संत और 20 गृहस्थ मां नर्मदा की पूर्ण परिक्रमा करना आज प्रारंभ कर रहे हैं। अभी मां नर्मदा का पूजन किया, गौरी घाट में भगवान रामेश्वरम महादेव का पूजन किया और परिक्रमा 7 तारीख को पूर्ण होगी। 8 को फिर पुनः भंडारा, कन्या पूजन सब होगा। तो इसका उद्देश्य एक्चुअली था 12 साल पहले हम लोगों ने पूरा किया था परिक्रमा नर्मदा जी की, और गुजरात में जहाँ समुद्र में नर्मदा जी मिलती हैं तो वहाँ पर बोट से क्रॉस करना पड़ता है। 4 घंटा 34 किलोमीटर समुद्र है, तो वहाँ बोट में चढ़ने के लिए उतरने के लिए कोई सुविधा नहीं थी और हाई टाइड होता रहता है तो कीचड़ रहता है, स्लिप करके लोग गिरते हैं। हम लोगों में 25 लोगों में से 12 लोग गिरे थे। वहीं नर्मदा जी की प्रेरणा हुई कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। वो 6 मिनट का उसका वीडियो भी बन गया था जब गिरे थे हम लोग। वो वीडियो हमने आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय सीएम थे गुजरात के, मोदी जी को लेटर भेजा। उनका विशेषता ये है कि अननोन लेटर को भी उन्होंने बुलवाया, हमको बात पूछी, उस सीडी दिखाई और 6 महीने बाद वो पीएम हो गए। तो आनंदीबेन जो उस समय सीएम बनी, उन्होंने केयर किया और 8 करोड़ रुपया उसी समय बजट में लेके पास कर दिया। तो 4 काम थे वहाँ। दोनों साइड प्लेटफार्म बनना था बोट में चढ़ने उतरने के लिए, जेट्टी जिसको बोलते हैं, और दोनों समय धर्मशाला नहीं थी, धर्मशाला बनने थे। तो 3 काम गुजरात गवर्नमेंट से पूरे हो गए। जेट्टी बन गई, एक साइड धर्मशाला बन गई, और एक काम हमारे आदरणीय आदित्य बिरला ग्रुप के श्री कुमार मंगलम बिरला ने 6 करोड़ रुपया लगा के एक साइड धर्मशाला उन्होंने बना दिया। आज कितने लोग जा रहे हैं? आज 25 लोग जा रहे हैं। तो हमने उस समय माँ को वचन दिया था कि जब चारों काम पूरे हो जाएंगे तो हम पुनः आपकी परिक्रमा करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है। तो आज की परिक्रमा में 4 महात्मा और 20 गृहस्थ हैं। ड्राइवरों की संख्या तो अलग है। तो हम लोग उसी उद्देश्य से परिक्रमा करें, माँ नर्मदा की कृपा ऐसे बढ़ती रहे, मिलती रहे। कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये टोटल यात्रा है 3400 किलोमीटर अप डाउन मिला करके, क्योंकि हम एक परिक्रमा कर चुके हैं तो मालूम है हम लोगों को। और 34 किलोमीटर समुद्री यात्रा है जो बोट से करते हैं, जिसमें 4 घंटा लगता है, जहाँ नर्मदा जी मिलती हैं समुद्र में। इतनी है। आपका नाम? स्वामी गिरीशानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य संप्रदाय से हैं। हमारे गुरुदेव का नाम पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती। मंडी बोर्ड द्वारा 27 लाख से निर्मित राज्य पशुपालन प्रशिक्षण प्रयोगशाला का आज लोकार्पण माता मंदिर स्थित पशुपालन विभाग के समीप पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने किया। ये प्रयोगशाला 2019 और 2020 में बनना शुरू हुई थी और अभी ये पूर्ण हो गई है। इससे समय समय पर प्रशिक्षण कार्य होंगे और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है कि इससे न सिर्फ विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बल्कि अन्य ऐसे संबंधित लोग हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अगर बात करें उनके विभाग में और क्यों चुनौतियां हैं, तो उनका कहना है कि समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, पर उन्हें किस तरह से बखूबी ढंग से दूर किया जा सके, ये बड़ी बात। कई बार हमारी माँ उसी दूध के पैसे के माध्यम से उनको हॉस्टल पैसा आता था, इसलिए बहुत मार्मिक विषय है। कई बार लोगों को लगता है ऊपर से कि ये विभाग पशुपालन के नाम से लोगों को मन में लगता है कि अरे ये विभाग दे दिया। मैं तो हम सब सौभाग्यशाली, डायरेक्टर साहब ने कहा भाई फ्लैश नीचे करो ना यार, ऊपर आ रहा है बड़े भैया। कोई दिक्कत नहीं, पीछे आ जाओ ना भाई। किसी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है तो पशुपालन हो सकता है। माननीय मंत्री जी, हम लोग स्वयं वेटरनरी डॉक्टर रहे फील्ड में, हमने देखा है कि गरीब आदमी के यहाँ जब कोई भैंस या कोई गाय बीमार हो जाती है तो उस वक्त की परिस्थितियों में अपने जी फोटो आपकी भी दिखना चाहिए। आप हमारे लिए तो अखबार में कल छपेगी तो पूछेंगे आप कहाँ गए। पदभार ग्रहण की तो काफ़ी समय हो गया। प्राथमिकता ये है कि इस विभाग में जो भी
सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, इसको प्रॉफिटेबल और बनाया जाए। किसानों के लिए कैसे हम अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा सकते हैं, उनकी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर में वैसे ही काफी कर्ज है, तो नया आप योजनाएं लेके आएंगे या फिर किस तरीके के? देखिए, कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है, चाहे वो अगर अपने देश की बात करें तो टाटा, बिरला, अंबानी, हजारों लाखों करोड़ों का कर्ज है। कर्ज लेके कोई विकास करना कोई बुरी बात नहीं, कर्ज लेके घी पीना बुरी बात है। कर्ज अगर हमने लिया है उसका यदि उपयोग कर रहे हैं विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, तो कोई बुराई नहीं है। देख रेख नहीं है उसके लिए क्या? देखिए, अभी जो एक डॉक्टर साहब ने बात कही थी कि 20 रुपया पर एनिमल पर डे देते हैं, वो मेरे हिसाब से बेसिकली वो कम है, 20 रुपए में नहीं चल सकता। और गौशाला चलाने के मैं लोग मेरे पास आते हैं तो मैं 2 बातें कहता हूँ उनसे कि आप पहले तो ये सोच लीजिए, गौशाला आप लाभ के लिए चलाना चाहते कि सेवा के लिए करना चाहते हैं। अगर सेवा के लिए करना चाहते हो तो स्वागत है, लाभ के लिए करना चाहते हो तो शायद कठिनाई होगी। लोग ऐसा समझ नहीं पाते कई बार। जैसे पिछली सरकार ने गौशालाएं खोली हैं, लेकिन उतनी संख्या इतनी कम है, एक गांव में एक गौशाला में 100-110 जानवर होते हैं, जबकि गांव में 400 जानवर है, तो फायदा क्या हुआ? 300 तो घूम ही रहे ना। इन सब की जब तक व्यवस्था ठीक से नहीं होगी तब तक ये समस्याएं हल नहीं होंगी। उसके लिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जिसके पास भी ऐसे सुझाव हों कि जिससे ये सिस्टम को ठीक किया जा सके, वो आमंत्रित है, उनका स्वागत है। सर, आपकी क्या प्राथमिकता है? थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत। आज पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र का एक लोकार्पण किया गया है। प्रयोगशाला का लोकार्पण हुआ। ये मंडी बोर्ड के द्वारा लगभग 27 लाख से निर्मित प्रयोगशाला थी, जो मेरे ख्याल से 19-20 में बनना प्रारंभ हुई थी। थोड़ा धीमी गति से बनी, लेकिन बन के तैयार हो गई, जिसका आने वाले समय में जो प्रशिक्षण लेने वाले आते हैं लोग, चाहे वो मैत्री हों या ABFO हों, उन सबको इसमें मदद मिलेगी। सर, क्या प्रमुख काम रहेंगे जो अभी आपने मंत्री पद ग्रहण किया है उसके बाद में? क्या ऐसी समस्याएं अधिकारियों के साथ आपकी हुई है? नहीं, समस्या तो देखिए हर जगह है। इंसान जब जिस दिन पैदा होता है उस दिन से समस्या शुरू हो जाती है, तो इसको समस्या नहीं कह सकते। इसमें सुधार की गुंजाइश क्या क्या हो सकती है, तो मैं सभी से मिलकर बात कर रहा हूँ, और जो इस विभाग में सुधार हो सकता है, जो जिससे किसानों को लाभ पहुँचे, विभाग का फायदा हो, ऐसा करके हम लोग इसमें सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। निश्चित। अभी आपने बोला अभी अपने उद्बोधन में कि सड़क पे जो गाय बैठी रहती है, रात में दिखती नहीं, उनको लेके क्या कुछ रणनीति बनेगी? बिल्कुल बन रही है। उस सबसे बड़ा, मैंने जो कहा ना अपने भाषण में, कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज है ये, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए। वैसे सभी जगह है कि हमारे यहाँ गौवंश भी बहुत है, और जो अब एक टेंडेंसी डेवलप हो गई कि लोग गाय का दूध लेते हैं और छोड़ देते हैं। लोगों को ऐसा दिखता है कि हर गांव में 100, 200, 300, 400 गाय आवारा हैं, लेकिन वो उतनी संख्या में नहीं है। वो लगभग 30%, 35% हो सकती हैं, बाकी तो सब पशुपालकों की है। लेकिन वो टेंडेंसी डेवलप हुई छोड़ने की, तो उसकी प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है और इसको सुधार की भी आवश्यकता है। तो हम लोग कुछ योजना बनाने का प्लान कर रहे हैं कि जिससे गाय से पैसा मिलने लगे। जब पैसा आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली लोग नहीं छोड़ेंगे, उसके देखते कुछ ना कुछ योजना निकल। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर पुलिस ग्राउंड पर आयोजित किए जा रहे जिले के मुख्य समारोह की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई, जिससे कलेक्टर दीपक सक्सेना, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने भी रिहर्सल में हिस्सा लिया है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर परेड की। इधर शहर को निजी और शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा दी जाने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की रिहर्सल की।
एनसीसी जूनियर मंच के सामने से माननीय मुख्यमंत्री जी का वाहन गुजरा है। आरोही पाटिल जी मुख्य अतिथि महोदय का वाहन क्रमशः गाइड्स की ओर जा रहा है, जहां आयशा बर्मन उनका नेतृत्व। स्काउट और बैंड दल, ये बैंड दल 6वीं वाहिनी का बैंड दल है। प्रधान आरक्षक देखिए, आज 26 जनवरी की फाइनल ड्रेस रिहर्सल थी, जिसमें कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी आज आए थे और उसमें आज रिहर्सल को देखा गया। उसके अलावा 26 जनवरी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके भी अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है, जिसमें सभी थानों में होटल लॉज चेकिंग, BDDS चेकिंग और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड चेकिंग और लगातार सभी अधिकारियों द्वारा, सभी पूरी पुलिस टीम द्वारा भ्रमण किया जाएगा। आज बच्चों का और सभी जो परेड्स है उनका सबका डिस्प्ले था और आज रिहर्सल को लेके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी को दिए गए हैं। देखिए, 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है हमेशा से ऐतिहासिक और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी की तैयारियां यहाँ चल रही हैं। स्कूली बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। मार्च पास्ट एवं परेड में काफ़ी अच्छी तैयारियां हुई हैं। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में बहुत अच्छा प्रोग्राम हम जबलपुर ज़िले के नागरिकों को देंगे। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें, सम्मिलित हों और बच्चों का और सभी मार्च पास्ट करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करें। जी, 5 स्कूलों के बच्चे जो है एक काफ़ी अच्छे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसकी रिहर्सल अभी हम लोग करीब 14 डिपार्टमेंट्स की झांकियाँ यहाँ पे लग रही हैं। इसके अलावा जो अभी भारतीय न्याय प्रणाली में जो परिवर्तन हुए हैं उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी हम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने आज लघु उद्योग निगम में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही चैतन्य कश्यप ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने बताया कि लघु उद्योग निगम को लेकर हमारी सरकार काफी अधिक प्रयास करेगी, जो भी कमियां होंगी उनको पूरा किया जाएगा। ये मेरा विषय नहीं है, मुख्यमंत्री जी के पास वो विषय गया होगा। ये मकान वाला हमारा काम है, उद्योग का माल बेचना। मेरे को ये इस बारे में मेरा विषय नहीं है। वो मुख्यमंत्री जी के पास में उनके विषय सबके रहते हैं और जहाँ जैसी उपयुक्तता होगी उनको दे रहे होंगे। ये लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष पद के ऊपर जो मुझे नियुक्त किया गया है,
सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने कार्यभार संभालते ही लगातार सारी व्यवस्थाओं को तेजी से आगे बढ़ने के लिए निर्देशित किया है और उसी क्रम में लघु उद्योग निगम जहां अध्यक्ष पद खाली था तो जो MSME मंत्रालय के मंत्री रहते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष भी रहते हैं और उसी के तहत आज मुझे यह प्रभार दिया गया है और निश्चित रूप से पिछले 15-20 दिनों में ही हमने कई योजनाओं पर तेजी से कार्य प्रारंभ करा है और हमारे जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम हैं उनमें गति कैसे आए उसी में लघु उद्योग निगम भी मध्य प्रदेश सरकार का एक अति महत्वपूर्ण निगम रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो तकनीक का विकास हुआ है उस तकनीक के विकास से सरकारी खरीद में थोड़ी सी भूमिका कम हुई है, परंतु वापस से हम इस निगम का पुनः मंत्रालय के अंदर भी हमने चिंतन करा है और निश्चित रूप से हम इस निगम को एक नए कलेवर के साथ में उद्योगों की सेवा के लिए और प्रदेश के युवाओं के लिए खास करके हमने फोकस करा है और एक बड़ी अच्छी उपलब्धि हमें पिछले 8 दिन पूर्व ही प्राप्त हुई है, जिसमें देश के अंदर स्टार्टअप्स में स्टार्टअप का उपक्रम लघु उद्योग निगम ने एक यूनिट के रूप में यहाँ पर चला रखा है और पिछले 3 सालों से 2022 में स्टार्टअप की नीति भी लघु उद्योग निगम ने बना करके और प्रदेश के युवाओं के अवसरों के लिए बनाई थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम जहाँ चौथी पायदान पर थे 8 दिन पहले हमें जो अवार्ड मिला है वो लीडर के अंदर तीसरी पायदान पर हम आ गए हैं और निश्चित उसे स्टार्टअप को हम लोग एक नई दिशा के साथ में नई ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। तो आज जो मैंने पदभार यहाँ पर लिया है मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस निगम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए और लघु उद्योगों को जो भी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य इसी का यही था कि प्रदेश के हमारे जो सूक्ष्म मध्यम या लघु उद्योग हैं उनके वस्तुओं को व्यापार के लिए जगह मिले और आज भी वही आवश्यकता हमारे सामने है कि जो हमारे उत्पाद बनते हैं उनको ब्रांडिंग मिले, उनकी ब्रांडिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उनके व्यापार को हम बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से इस तरीके के सारे उपक्रमों में जो भी भूमिका हो सकती है वो हम लघु उद्योग निगम की सुनिश्चित करेंगे। मैं पुनः हमारे सभी मीडिया साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज बड़ी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित है। तो निश्चित यह जो उपक्रम है ये प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। इसमें मिक्स हो जाएगा ईवीएम हैक करने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप कराए हैं ईवीएम के वो हैक किया जा सकता है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लग रहा है। सर उन्होंने डेमो भी दिखाया था कि कैसे कांग्रेस की अपनी सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल रही है और उस समय में अगर इसमें कोई समस्या थी तो इनको उस समय में भी निर्णय लेना था और जब जब भी ये बड़ी हार इनको मिलती है तो यह कहीं न कहीं रास्ता ढूंढते हैं कि हम उस हार से लोगों की मानसिकता को कैसे बदले, परंतु देश की जनता समझ चुकी है कि आज कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है और इस तरीके के बेबुनियाद आरोपों को लगाने का एक क्रम उन्होंने बना रखा है और इस बारे में चुनाव आयोग ने हमेशा से स्पष्टीकरण भी दिए हैं, उसके बारे में जो प्रमाण भी चाहिए वो सारे प्रस्तुत करे हैं और मुझे लगता है दुनिया के अंदर अब स्वीकार्यता इस जो व्यवस्था को भारत में स्वीकार करा है उसकी स्वीकार्यता कई देशों में बढ़ने लगी है। तो मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक चुनाव हारने के बाद का अपना जनता का ध्यान बटाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने एक विषय को आगे बढ़ाया है और मुझे इसमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती। सर उमंग सिंगार ने शिवराज नमस्कार।
आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर की गौरखपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन कर रही एक बोलेरो कार को जब्त किया है, जहां पुलिस ने कार से 20 पेटी शराब भी बरामद की है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी गौरखपुर महादेव प्रसाद नागोटिया ने बताया है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि लम्हेटा बाईपास से एक बिना नंबर की बोलेरो कार में अवैध शराब रामपुर जलपरी की तरफ आ रही है, जहां पुलिस के द्वारा रामपुर नया गांव के पास चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जहां पुलिस को देखकर कार चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं कार की तलाशी लेने पर 20 पेटी शराब मिली, जहां वाहन को कार करते हुए वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री आदित्य प्रताप सिंह साहब के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साउथ श्री कमल मौर्य साहब के चूँकि निर्देश प्राप्त हुए थे कि अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब जुआ सट्टा के विरुद्ध सख्त अभियान चला करके सख्त कार्रवाई की जावे। इसी तारतम्य में कल श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पांडे साहब के नेतृत्व में एक योजना बना करके मुखबिर की सूचना पर ये जलपरी के पास से हमारे चौकी प्रभारी श्री प्रभाकर साहब, तिवारी साहब एवं हमारा गोरखपुर के स्टाफ के साथ में दबिश दी गई और एक सूचना मिली थी कि एक बिलोरो कार में कुछ अवैध शराब ढोने की सूचना है, विक्रय हेतु संग्रहित करने जा रही है। जो सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी एवं हमारे स्टाफ के साथ में पहुंच करके दबिश दी गई। जो जलपरी के पास में उक्त सूचना सही पाई गई। उक्त वाहन जो हमको सूचना मिली थी वो आते मिला, जो पुलिस को देख करके वहीं गाड़ी छोड़ करके जो चालक था वो भाग गया। अंधेरा का फ़ायदा उठा करके मौके पर जब तस्दीक करके तलाशी ली गई तो उक्त बिलोरो गाड़ी वाइट कलर की, जिसमें 20 पेटी देसी मदिरा शराब पाई गई, जो आरोपी के विरुद्ध में धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं वाहन मालिक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी और अभी वाहन का रजिस्ट्रेशन RTO से प्राप्त करके और वाहन स्वामी को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सर, इसमें 2 नंबर प्लेटें भी, हाँ 2 नंबर प्लेटें रखी है, उसकी भी हम जांच करेंगे क्यों रखी है। वो आरोपी जब मिलेगा, हालांकि लगी नहीं पाई गई है, गाड़ी में लगी रखी मिली है, तो आरोपी जब मिलेगा वाहन मालिक जो से इस संबंध में पूछताछ की जाएगी।
कौन है, कोई नेता वेता की गाड़ी है संजय? अभी आरोपी फरार है, आरोपी मिला नहीं, ज्ञात नहीं हुआ है, तो ज्ञात होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।